जय भीम साथियों, मैं रुखसाना। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, हम आपसे कई अहम मुद्दों पे बात करना चाहेंगे जो समाज में मौजूद है और उस पर बात करना भी जरूरी है। सबसे पहले सर हम शुरुआत करते हैं, आपके जीवन में जो बदलाव आया, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे बहुजन समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो सर सबसे पहले हम इस प्रश्न को आपसे करना चाहेंगे कि जो 22 प्रतिज्ञाओं वाला विवाद था, जिसमें आपको काफी टारगेट भी किया गया, उसके बाद आपके सामाजिक और आपके जो निजी जीवन में क्या परिवर्तन आए, आप पहले उस पर अपनी बात रखिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई विवाद था ही नहीं जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे दीक्षा दिलाई। पहले दिन 5 लाख से ज़्यादा के साथ नागपुर में दीक्षा ली, 15 तारीख को चंद्रपुर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दिलाई और ये 22 प्रतिज्ञाएँ दिलवाई। ये 22 प्रतिज्ञाएँ क्या हैं? जिसमें पहली 3-4 प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं फला फला चीज़ को मानता था लेकिन अब मैं इनको नहीं मानूंगा। और बाकी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनमें है कि मैं कोई कर्मकांड नहीं करूंगा, मैं पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानूंगा, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं सभी मानव कल्याण की भावना रखूंगा, सबको समान दृष्टि से देखूंगा। यानी कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को अगर लोग फॉलो करें तो निश्चित तौर पर दुनिया बदल जाएगी, दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। और भारत के लोग अगर ये 22 प्रतिज्ञाओं को मान लें तो निश्चित तौर पर भारत एक विकसित राष्ट्र बहुत तेजी से बन जाएगा। ये कोई विवाद था नहीं, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं हर साल दीक्षा दिवस पर पूरे देश के नहीं पूरे दुनिया के अंदर दोहराई जाती हैं। और खुद भारत सरकार ने भी अपने वॉल्यूम में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में और दूसरा जो लेटर इंग्लिश वाला उसमें वॉल्यूम 40 में ये प्रतिज्ञाएं खुद छपवाई हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि तो पूरा शिलापट पर पूरी वो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं और वहाँ हमेशा बीजेपी के भी मंत्रीगण रहते हैं। इस बार भी बल्कि यहाँ हमने दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई। लेकिन वहाँ नागपुर के अंदर तो भारत सरकार के 2 मंत्री नितिन गडकरी जी और रामदास अठावले जी और वहाँ के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी भी थे, जिन्होंने खुद अपने भाषण में कहा था कि ये 22 प्रतिज्ञाएं और ये पंचशीलीय भारत को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन गुजरात चुनाव के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया जी। और इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है जी। सर, जैसे कि बहुजन समाज है, तो आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? बहुजन समाज के लिए आप क्या काम करेंगे और कैसे बहुजन समाज को संगठित किया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुजन समाज के लोगों को एक तो ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर पैदाइशी स्किल है जी। आप ये मानिए पूरे देश के अंदर जितने प्रकार के उत्पादन होते हैं वो सब हम करते हैं, जितने प्रकार के निर्माण कार्य हुए हैं वो लोग हम करते हैं। खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, लेकिन वहाँ एक मजदूर के तौर पर सभी प्रकार की फसलें हम उगाते हैं। और आप फ्लाईओवर्स देख लीजिए, बड़ी बड़ी इमारतें देख लीजिए, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए, वो जितना भी निर्माण हो रहा है उसमें जो मजदूर रात दिन लगा हुआ है, उसमें जो खून पसीना जिसका लगा वो हमारे समाज के लोग हैं। तो हमें ये गौरव प्राप्त है कि हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, दूसरे का हक नहीं मारते। मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों को चाहता हूँ कि देश के अंदर जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन में आपका भी उतना हिस्सा है जितना किसी और का है। हमें अपने हिस्से को लेने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानना चाहिए, हमें अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होना चाहिए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तमाम तरह की बुराइयों से दूर रह के जिस प्रकार हमारे जो समाज के महापुरुष हुए हैं, तथागत बुद्ध के बाद चाहे वो संत कबीरदास हों, संत गुरु रविदास हों, गुरु नानक देव जी हों, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, फातिमा शेख हों, नारायण गुरु हों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हों, साहू जी महाराज हों, माता रमाबाई, उनके कुर्बानी को देखिए, उनके जीवन के संघर्ष को देखिए। वो संघर्ष अपने आप में इतना अनूठा है। और फिर उसी के साथ साथ आप रामस्वरूप वर्मा जी को देखेंगे, आप जगदेव बाबू कुशवाहा के बारे में पढ़ेंगे, ललित सिंह यादव के बारे में पढ़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इतने सारे महापुरुष हमारे समाज में उनके जीवन का जो संघर्ष है और उनकी जो कुर्बानी है, उससे प्रेरणा लेकर हमें अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होकर अपने समाज को तैयार करना होगा। और पहले हमें खुद को ये मानना होगा कि कोई कुदरत ने जाति नहीं बनाई, कोई ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीचे कर्म होते हैं। आप अच्छे कर्म करते हो, कमा के खाते हो, आपके कर्म बहुत ऊंचे हैं। तो आप अपने आप को छोटा मानना बंद करो, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें जातियों में बांटा एक शोषण, एक साजिश के तहत, जिसकी वजह से हमारा शोषण होता है। हमें उस साजिश को समझना चाहिए और अपने अंदर फैले उस मनोवाद को, हम मनोवाद को कोसते रहते हैं
लेकिन क्या वो मनोवाद हमारे बीच में नहीं है? हमारा जो अधिकारी बन जाता है या जो कोई बिजनेस में कोई बड़ा आदमी बन जाता है, क्या वो अपने समाज के आदमी के साथ फिर उस तरह का व्यवहार करता है? क्या वो पक्षपात नहीं करता? क्या हम लोग अपने बीच में फैले जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं? अगर हम लोग खुद अपने बीच में से जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम किसी और को दोष देने का हमें कोई हक नहीं है। ये मनवाद, ब्राह्मणवाद का मतलब है किसी को छोटा किसी को बड़ा मानना, पक्षपात करना, अन्यायपूर्ण मानसिकता रखना। तो ये मानसिकता अगर हमारे अपने बीच में भी है तो फिर हम भी दोषी हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा और अपने महापुरुषों के रास्ते पर आगे बढ़ के अपने समाज को आगे लेके जाना है। यही हमारा संकल्प है जी। जैसे कि बहुजन समाज है, खास तौर से दलित समाज जी। तो दलित समाज के लोग जो अन्य अन्य पार्टियों के साथ जुड़े हैं उनको कैसे एकजुट किया जा सकता है? देखिए, पार्टी तो लोग जोड़ेंगे जी। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था करके गए। चाहे आप सांसद के लिए, लोकसभा के लिए लड़ते हैं, चाहे आप विधानसभा के लिए लड़ते हैं, चाहे आप निगम पार्षद के रूप में लड़ते हैं, चाहे आप चेयरमैन के रूप में लड़ते हैं, ये जो जितने भी पोस्ट हैं रिजर्वेशन की, तो वो तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीट से अपना कोई ना कोई आदमी लड़ाना है। तो ये सोच रखना कि केवल एक पार्टी में सारे होने चाहिए, ये सोच मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाली सोच है, क्योंकि ये संभव होता नहीं दिखता कि किसी एक पार्टी में सब लोग, सारे दलित एक पार्टी में हों। और वैसे भी एक पार्टी में सारे दलित का होने का मतलब है अपने आप को सीमित कर लेना। दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं कि आप किस पार्टी में, मुद्दा ये कि क्या आप किसी भी पार्टी में रहते हुए, किसी भी संगठन में रहते हुए, क्या सामाजिक मुद्दों पर एकजुट हैं? क्या आप अपने समाज की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अलग पार्टी में होकर भी, अलग संगठनों में होकर भी, जहाँ भी समाज के ऊपर आँच आए, जहाँ भी कोई सामाजिक मुद्दा हो, जहाँ भी हमारे हक अधिकार पर अतिक्रमण हो, हमें सबको, चाहे किसी भी पार्टी में, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो सर, जैसे हम देख रहे हैं कि जो दलित समाज से आए हुए राजनेता हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश है? क्या उनको समाज कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए? मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो ये समझ लें कि वो आज अगर सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, निगम पार्षद बने हैं, ग्राम प्रधान बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, चेयरमैन बने हैं, मेयर बने हैं, या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने हैं, तो वो केवल उनकी अपनी मेहनत की वजह से नहीं बने हैं। हमें जो कुछ भी मिला, ये बनने का जो रास्ता बनाया, वो किसी की कुर्बानी से बना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे खोए हैं, अपनी जवान पत्नी को खोया है, अपने पूरे जीवन को जलाया है, तब वो कहीं ये सब हमें देकर गए। तो हम लोग अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रही है। रिजर्वेशन, जिसको लोग रिजर्वेशन बोलते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। हमें प्रतिनिधित्व दिया संसद के अंदर, हमें प्रतिनिधित्व दिया विधानसभाओं के अंदर, हमें समाज को प्रतिनिधित्व दिया सरकारी नौकरियों के अंदर, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने समाज का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो जवाब है, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हम भारत के संविधान के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हम इस रिप्रेजेंटेशन की जो व्यवस्था हुई है उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं, और इसी वजह से हम पीछे हैं। लोगों को लगा रहता है कि अगर मैं अपने समाज की बात उठाऊंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी में अगर आप जीत कर जाते हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। आपको समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए, और जब आप सभी समाज की आवाज़ को उठाएंगे फिर किसका टिकट कटेगा? जो भी जीत के जाए वही समाज की आवाज़ उठाए, वही समाज की आवाज़ बने, फिर किसी को टिकट कटने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आप वोट बैंक क्यों बन रहे हो भाई? कौन है जो आपका टिकट काट देगा? तुम उसका टिकट काट दो ना। जो तुम्हारी टिकट काटने की बात कर रहा है तुम उसका टिकट काट दो। तुम अपने समाज को इतना एकजुट करके इतना ताकतवर बना लो कि कोई तुम्हारे ऊपर एक बुरी नज़र से देखने से पहले 10 बार सोचे। ये करना पड़ेगा, ये हम करेंगे। मैं इस काम में लगा हूं और ये होगा, मुझे पूरा भरोसा है।